अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैस फ्रॉम मैस मेडिको चैनल। आप लोग पैरासिम्पैथोलिटिक्स या कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स के बारे में जो वीडियो है वो मैस मेडिको स्पेस पैरासिम्पैथोलिटिक्स को यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने कोलीग्स के साथ। और थैंक यू सो मच। जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पैरासिम्पैथोलिटिक्स, कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स ड्रग्स या एंटागनिस्ट रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स। इनको दो क्लासेस में हम डिवाइड कर चुके हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स और कोलिनिस्टेज रीजनरेटर्स। कोलिनिस्टेज वो एंजाइम है जो एसिटाइलकोलिन को तोड़ता है, ठीक है। तो कोलिनिस्टेज रीजनरेटर्स हम देते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था हम इसको किसके अंदर दे रहे थे, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के अंदर, जो कि कोलिनिस्टेज एंजाइम के इनहिबिटर्स थे। तो हम रीजनरेटर्स देते हैं जिसके अंदर ऑक्साइम्स आ जाते हैं, जिसका नाम है पैरेलिडोक्साइम, एक ड्रग का नाम है। एंटीकोलिनिक्स के अंदर हमारे पास एंटी मस्क्रिनिक्स और एंटी निकोटिनिक्स आ जाते हैं। एंटी मस्क्रिनिक्स हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। एंटी मस्क्रिनिक्स कैन बी एम मस्क्रिनिक नॉन सेलेक्टिव, M1 सेलेक्टिव या M3 रिसेप्टर सेलेक्टिव हो सकते हैं। और जो एंटी निकोटिनिक्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, NN गैंग्लियन ब्लॉकर्स यानी कि NM न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, जिनका नाम ट्यूबरकुलर एक्सेट्रा। जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स वाले ड्रग है ना, इनका हम अपने अलग से एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 27 है मोस्ट प्रोबेबली कैटजन के अंदर, और मैं इसको आपको अलग से एक लेक्चर के अंदर समझाऊंगा सारा। जो NN ब्लॉकर्स हैं उनको हम यहीं पे स्टडी करेंगे। देखें, जब ANS गैंग्लिया का ब्लॉक हो जाएगा तो ना ही आपका पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करेगा और ना ही आपका सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। मतलब क्या हो जाएगा, टोटल ब्लॉकेट हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से सबसे पहले डिस्कस करूँगा कि इफेक्ट्स ऑफ एंटी मस्क्रेनिक ड्रग्स क्या हैं। जो भी मस्क्रेनिक एक्शंस हैं ना, उनको आपने उल्टा कर देना है, या आप सिंपैथेटिक एक्शंस को इसके अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि ये पैरासिम्पैथोलिटिक है। मतलब पैरासिम्पैथेटिक के उल्टे मतलब सिंपैथेटिक एक्शंस आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले आप आ जाएं CNS के ऊपर। CNS के अंदर ये क्या करवा सकता है, सबसे पहले आप याद रख लें, ये सिडेशन, एंटी मोशन सिकनेस, एंटी पार्किंसनिज्म, एमनीजिया और डेलिरियम। एंटी मोशन सिकनेस, उसके बाद एंटी पार्किंसनिज्म, और उसके साथ ही आपके पास एमनीजिया और डेलिरियम। आंख के अंदर क्या होता है कि मस्करेनिक्स जो हैं वो आपके पास क्या करवा रहे होते हैं, नॉर्मली मस्करेनिक्स आपके पास मायोसिस करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो आई के अंदर ये हमारे पास क्या करवाएगा, आई के अंदर ये उल्टा काम करवाएगा। मतलब ये हमारे पास माइड्रियसिस करवाएगा और साथ में हमारे पास साइक्लोप्लेजिया। साइक्लोप्लेजिया क्या है, ये पैरालिसिस ऑफ द अकोमोडेशन है। उसके बाद आ जाए ब्रोंकाई के ऊपर। ब्रोंकाई के ऊपर वो क्या करवा रहे होते हैं, ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन। तो ये क्या करवाएगा, उससे उल्टा करवाएगा, मतलब ये ब्रोंकियो डायलेशन करवाएगा। हार्ट के ऊपर इसका इफेक्ट क्या होता है, उनका तो वैसे भी ब्रेडिकार्डिया होता है, तो लेकिन इसके अंदर ये होता है कि इनिशियल ब्रेडिकार्डिया, लेकिन बाद में उसके अंदर हमारे पास एट लो डोजेस में आपके पास इनिशियल ब्रेडिकार्डिया आता है, लेकिन साथ ही आपके पास टेकिकार्डिया हो जाता है, मतलब हार्ट बीट आपकी जो है वो तेज़ हो जाती है नॉर्मली। अच्छा, GAT के अंदर उसका क्या काम था कि GAT की मोटिलिटी को इंक्रीज़ करवा रहा था। तो ये क्या करता है कि पैरालिसिस को स्लो करवा देता है, स्लो पेरिस्टालसिस। और साथ में जो सिक्रीशन है GAT की उनको भी कम करवा देगा और सलाइवेशन को भी कम करवा देगा, ठीक है। अगर आप आज जेनिटो यूनिटरी ट्रैक्ट के ऊपर, जेनिटो यूनिटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि आपके कॉन्ट्रैक्शन में ब्लैडर करवा के तो आपकी मतलब यूरिनेशन करवाने में हेल्प करवा रहे होते हैं। ये उससे उल्टा करवाएंगे, ये रिलैक्सेशन करवाएंगे ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि ये हमारे पास किसके अंदर हेल्प कर रहे हैं, यूरिनरी रिटेंशन के अंदर हमारे पास ये हेल्प कर रहे हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर वैसे तो मस्कुरेनिक्स डायरेक्ट एक्शन नहीं है, ये मस्कुरेनिक वेजोडाइलेशन करवाते हैं वाया द NO। तो ये हमारे पास मतलब उसको अपोज करेगा, ये क्या करवाएगा, ब्लॉक करवाएगा ऑफ मस्कुरेनिक वेजोडाइलेशन। ये हमेशा तब काम कर सकता है जब आपके पास मस्कुरेनिक एगोनिस्ट मौजूद होगा, ठीक है, वरना ये काम नहीं करेगा। ग्लैंड्स के अंदर क्या करवा देगा, ये आपके पास डिक्रीज्ड लेक्रीमेशन, सलाइवेशन, स्वेटिंग, ठीक है, इन चीज़ों को कम करवा देगा। GAT की सिक्रीशंस को कम करवा देगा, एक्सेट्रा। स्केलेटल मसल्स के ऊपर इसका कोई काम नहीं है। ये इसके टोटल इफेक्ट्स हैं एंटी मस्कुरेनिक ड्रग्स के। अब हम बात करने जा रहे हैं मस्कुरेनिक नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स के बारे में। मस्कुरेनिक का मैकेनिज्म, जितने भी ये मस्कुरेनिक एंटागनिस्ट हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये कॉम्पिटिटिव फार्माकोलॉजिकल एंटागनिस्ट होते हैं। मतलब कि ये जो इनका इफेक्ट होता है उनको हम ओवरकम कर सकते हैं बाई इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द एगनिस्ट, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले जो मस्कुरेनिक नॉन सेलेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एट्रोपिन।
एट्रोपिन एक नॉन सेलेक्टिव मस्करेनिक ब्लॉकर है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है। सबसे पहली बात, ये एक टर्शरी अमाइन है। टर्शरी अमाइन का मतलब ये हुआ कि ये इंक्रीज लिपिड सॉलिबिलिटी होगी इसकी, और डिफरेंट मेम्ब्रेन बैरियर्स को इजीली क्रॉस कर सकता है। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 48 आवर्स है, एक्सेप्ट आई के अंदर इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ग्रेटर देन 72 आवर्स है। अच्छा, व्हाट डज इट डू, इसका क्या क्या करवाता है, क्या किसी क्लिनिकल यूजेस हैं। यह माइड्रिएसिस करवाता है, साइक्लोप्लेजिया करवाता है। उसके अलावा हमने इसको किसके अंदर यूज़ किया था, इसको हमने पहले गट के अंदर यूज़ करते रहे थे इन द पास्ट टू डिक्रीज द एसिड सिक्रीशन इन पेप्टिक अल्सर डिजीज एज वेल। और इसके अलावा हमने इसका यूज़ किया है एज एन एंटीडोट टू कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स टॉक्सिसिटीज़ के अंदर, मतलब ऑर्गेनोफॉस्फेट्स वगैरह की टॉक्सिसिटी के अंदर। अच्छा, अब अगली बात यह आ जाती है कि कुछ और भी ड्रग्स हैं जिनको हम एज अ माइड्रियाट्रिक यूज़ कर रहे हैं और जो साइक्लोप्लेजिया भी करवाती हैं, जिनका सिर्फ ऑफ्थैल्मिक यूज़ है। आपने उन ड्रग्स का नाम लाजमी, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके अंदर आपके पास होम एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, एंट्रोपिकामाइड, ये जितने भी ड्रग्स हैं ना, ये सारे माइड्रियाटिक्स हैं। और इनको ऑफ्थैल्मिक मतलब हम इनको आइज़ के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आपने याद रखना है इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। एट्रोपिन का मैंने आपको क्या बताया था कि आई के अंदर इसका कितना लाइक ग्रेटर देन 72 आवर्स है, ठीक है। होम एट्रोपिन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स है। साइक्लोपेंटोलेट का 2 to 12 आवर्स है, और ट्रोपिकामाइड का 0.5 to 4 आवर्स है। यू शुड रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पूछ लिया जाता है, वाइव में पूछ लिया जाएगा कि व्हाट आर द एंटीमस्केनिक्स विच आर बीइंग यूज्ड एज अ माइड्रियाटिक, नेम देम अलोंग विद देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एज वेल। अब हम बात करेंगे नॉन सेलेक्टिव एंटीमस्केनिक जिसका नाम स्कोपोलामीन है। बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्कोपोलामीन, या व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्कोपोलामीन। स्कोपोलामीन हमारे पास एंटी मोशन सिकनेस के अंदर यूज़ होता है, एंटी मोशन सिकनेस के अंदर, और इसका हम ट्रांसडर्मल पैच यूज़ कर रहे हैं फॉर इट्स लॉन्ग टर्म एक्शन एज वेल। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट SCQ क्वेश्चन एज वेल। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये M1 इनहिबिशन करता है एट वेस्टिबुलर अपरेटस, और जिसकी वजह से इसके एंटी मोशन सिकनेस इफेक्ट आता है हमारे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। अब स्कोपोलामीन है तो लाजमी बात है ये ब्रेन के अंदर एंटर होगा, क्योंकि ये टर्शरी अमाइन है, तभी जाके M1 इनहिबिशन करवाएगा वेस्टिबुलर अपरेटस के ऊपर। तो इस वजह से इसके साइड इफेक्ट्स में आपके पास सीएनएस डिप्रेशन आ जाता है, कि ये आपके पास सीएनएस डिप्रेशन करवा सकता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे एंटी मस्करिनिक्स की, जो कि पार्किंसनिज्म के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली। अच्छा, उसके अंदर आपने जो ड्रग्स का नाम रखना है वो आपके पास 3 ड्रग्स हैं, ये आपसे वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। इसमें आपने याद रखना है सबसे पहली ड्रग बेंस्ट्रोपीन, फिर बी से ही बाईपेरिडन, और टी से आपके पास ट्राईहेक्सफेनिडाइल, ट्राईहेक्सी mnemonic can be, you can make a mnemonic BTB or TBB और BTT, any mnemonic you want to make, ताकि आप लोगों को ये इजीली याद हो जाए। अच्छा, अब ये तीनों जो ड्रग्स होती हैं ये पार्किंसनिज्म के अंदर यूज़ हो रही होती हैं। इसके अलावा जो बेंस्ट्रोपीन है, इसका हमारे पास एक और यूज़ अवेलेबल है कि ये हमारे पास जो एक्यूट डिस्टोनियाज होते हैं उनके ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ होता है। और ये एक्यूट डिस्टोनियाज किसके अंदर, जो अगर आप फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स जो यूज़ होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर आपके पास एक्यूट डिस्टोनियाज होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट के अंदर आप बेंस्ट्रोपीन को यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे एंटीमस्करिनिक्स की, जो कि ब्रोंकोडाइलेशन के अंदर हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है ना हमारे पास हमने 4 पढ़ने हैं। सबसे पहले आपके पास आता है
आइप्राट्रोपियम, उसी का एक हमारे पास एनालॉग है जो है टायोट्रोपियम, और ये एनालॉग है और इसके जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा है। और दो और ड्रग्स हैं जो कि एक्चुअली हमारे पास न्यूअर एक्लिडीनियम एंड ओमेक्लिडीनियम। अच्छा, अब इसके अंदर आपने जो याद रखना है कि जो आइप्राट्रोपियम हमारे पास जो होती है, ये सारे एक तो हमारे पास इन्हेलेशनल यूज़ में हो रहे हैं, एक आपने ये बात याद रखनी है, इन सबको हम इन्हेल कर रहे हैं। और इनका जो एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है सबका कि हमारे पास क्या करवाते हैं, ड्राइंग ऑफ द हमारे पास ड्राइंग ऑफ द ओरोफेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन, ड्राइंग ऑफ ओरोफेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन करवा रहे होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग कि आइप्राट्रोपियम जो डायाट्रोपियम है ये इसी के एनालॉग है, सिर्फ जो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और जो आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है ना, ये हम एक्चुअली एंटीमस्कैनिक इनहेलेशनल रूट में दे रहे होते हैं ताकि हम ब्रोंकोडायलेशन करवा सकें इन अस्थमा एंड सीओपीडी पेशेंट्स। अब जो एक्लिडीनियम और मैक्लिडीनियम है ये हमारे पास न्यूअर एंटीमस्कैनिक्स हैं, मतलब लॉन्ग एक्शन, और इनको हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट के साथ यूज़ करते हैं फॉर द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ सीओपीडी। अच्छा, अब जो आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इसका एक हमारे पास एक एडिशनल एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि जो हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, लाइक टैकीकार्डिया और एरिथमियाज, वो इसके लीस्ट होते हैं इस इनसेंसिटिव पेशेंट्स। इस वजह से हम इसको अस्थमा में भी दे रहे होते हैं। ये अक्सर आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एस्थमेटिक हैज़ लीस्ट कार्डियक इफेक्ट्स, हैज़ लीस्ट टैकीकार्डिया एंड एरिथमियाज, तो वो उसके अंदर आपके पास एंटी मस्करीनिक आएगा, और वो आइप्राट्रोपियम या टायोट्रोपियम कोई भी हो सकता है। डू रिमेंबर दिस, इट्स एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब हम बात करेंगे M1 और M3 सेलेक्टिव मस्कुलिनिक्स की। M1 सेलेक्टिव का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि सिग्निफिकेंटली M1 सेलेक्टिव है। इसके अंदर सबसे पहले एट्रोपिन, मेथोस्कोपोलामीन और प्रोपेंथिलीन को हमने पेप्टिक डिजीज़ में यूज़ किया था, ठीक है, लेकिन अब हम इनको यूज़ नहीं करते क्योंकि ये कम मतलब सिग्निफिकेंट इनका यूज़ है। इसकी निस्बत अब हम H2 ब्लॉकर्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज़ कर रहे हैं। पायरेंजीपिन और टेलेंजीपिन हमारे पास M1 सेलेक्टिव हैं, ठीक है। इन दोनों को हम यूज़ कर रहे हैं आज फॉर द नॉट इन USA, सिर्फ यूरोप के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज़। उसके अलावा हम इसको लाइक क्रैम्पिंग को कम करने के लिए और साथ में हाइपर मोटिलिटी इन सेवरल डायरियाज के अंदर कम करने के लिए भी इन दोनों को यूज़ कर रही हैं। अब हम आ जाते हैं M3 सेलेक्टिव के अंदर, यानी कि ये M3 सेलेक्टिव होंगी। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेनली लाइक एट्रोपिन है, यानी कि नॉन सेलेक्टिव है, लेकिन स्लाइटली M3 सेलेक्टिविटी भी इनके अंदर मौजूद है, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये तीनों ड्रग्स हैं, जो लास्ट वाले 4 ड्रग्स हैं, इनको आपने इनके एंड वाले राइमिंग वर्ड्स के हिसाब से याद रखना, लाइक टॉलटेरोडीन, फेसोटेरोडीन एंड देन डेरिफेनासिन एंड सोलिफेनासिन। अच्छा, ये हमारे पास यूरिनरी अर्जेंसी और इनकॉन्टिनेंस के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, जबकि जो ऑक्सीब्यूटेनिन और टॉलटेरोडीन है, ठीक है, इन दोनों को हम यूज़ कर रहे हैं लाइक टू रिड्यूस द यूरिनरी अर्जेंसी इन माइल्ड सिस्टाइटिस। और इसके अलावा हम इसको साथ में यूज़ कर रहे होते हैं कि ब्लैडर स्पैज़म आफ्टर यूरोलॉजिक सर्जरी डिक्रीज द आफ्टर सम यूरोलॉजिक सर्जरी। ओके, ये सारे अब जितने भी एंटी मस्कुलिनिक्स हैं, नॉन सेलेक्टिव, M1 सेलेक्टिव, M3 सेलेक्टिव एंड दैट यूज इन द ब्रोंकोडायलेशन इन एस्थमा एंड COPD, उन सबको हमने पढ़ लिया। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे टॉक्सिसिटीज़ के बारे में। टॉक्सिसिटी में सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने इस टॉक्सिसिटी को 2 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट SQ क्वेश्चन है कि आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द टॉक्सिसिटी ऑफ एंटीमस्कुलिनिक्स या टॉक्सिसिटी ऑफ द एट्रोपिन, तो आपने यही बताना है। अच्छा, मैंने आपको ना 4 चीज़ें बताऊंगा, हॉट एज पिस्टल, ड्राई एज बोन, मैड एज एटर एंड रेड एज बीट, 4 चीज़ें। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ प्रेडिक्टेबल में सबसे पहली चीज़ क्या आ जाएगी, हॉट एज पिस्टल, ड्राई एज बोन। अब इन दोनों को मैं एक्सप्लेन कैसे करता हूँ कि हॉट एज पिस्टल का मतलब क्या है। ये देखें, स्वेटिंग रिड्यूस हुई जिसकी वजह से
थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म काम नहीं करेगा और आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब आपको क्या हो जाएगा, हाइपर थर्मिया। यही वजह है कि हम इसको इन्फेंट्स और बच्चों के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। ड्राई बोन क्या होगा, देखें हर चीज़ मार्कली रिड्यूस्ड होगी। क्या चीज़, क्योंकि ये एंटी मस्कुलिनिक्स है, मस्कुलिनिक वाले काम उल्टे हो जाएंगे, लेक्रीमेशन, सलाइवेशन, स्वेटिंग, जिसकी वजह से क्या हमारे पास निमोनिक आ जाता है, ड्राई एज बोन। अच्छा, अब एल्डरली स्पेसिफिक क्या होता है कि मतलब जो बड़े जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनके अंदर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट क्लोज्ड यानी कि एक्यूट एंगल ग्लाउकोमा सबसे पहला। उसके बाद यूरिनरी रिटेंशन इन मैन स्पेसिफिक विद BPH। इसी वजह से हम इसको बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या कर रहे होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेट कर रहे होते हैं। उसके अलावा देखें ना, ये GAT की मोटिलिटी को कम करेगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, माइड्रियासिस और साइक्लोप्लेजिया करवाएगा तो ब्लड विजन हो जाएगी। ये आपके प्रेडिक्टेबल आ गए। अब नॉन प्रेडिक्टेबल में सबसे पहले दो तो आपने सीधे सीधे निमोनिक्स याद कर लेने हैं। कौन से निमोनिक्स, मैड एज हैटर, और तीसरा है हमारे पास रेड एज बीट, रेड एज बीट। अच्छा, अब मैड एज हैटर में क्या होता है कि जो कि ये CNS के अंदर जब एंटर होती है, जो मतलब टर्शरी माइंस होंगे जो CNS के अंदर एंटर होगी तो क्या होगा आपके पास, कौन सा, सिडेशन, एमनीजिया, डिलीरियम और समटाइम्स कन्वल्शंस भी हो सकते हैं। रेड एज बीट के अंदर आप ये वर्ड याद रख लें, एट्रोपिन फ्लश। मैं आपको एट्रोपिन फ्लश के बारे में बताता हूँ कि एट्रोपिन फ्लश एक्चुअली है क्या, कि मार्क्ड कुटेनियस वेसोडाइलेशन ऑफ द वेसल्स ऑफ हेड, नेक, ट्रंक एंड आर्म्स। ठीक है, तो इनके अंदर जब ब्लड ज़्यादा हो जाएगा डायलेशन की वजह से तो वहाँ पे हमारे पास रेड कलर की अपीयरेंस आ जाती है, जिसको हम एट्रोपिन फ्लश भी कहते हैं। और इसका जो मैकेनिज्म है ना वो हमारे पास अननोन है। अच्छा, अब ये जितने भी हैं ये हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। अच्छा, एक और साइड इफ़ेक्ट्स जो कि नॉन प्रेडिक्टेबल है कि एट वेरी हाई डोजेस ये हमारे पास क्या करवाता है, कार्डियक इंट्रावेंटिकुलर ब्लॉकेट करवाता है, जिसको ट्रीट करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास एट्रोपिन के, ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास तमाम एंटीमस्कुलिनिक ड्रग्स के। बस एक मिनट। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में हम फाइसोस्टिग्मीन दे सकते हैं। फाइसोस्टिग्मीन आपके पास एक एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम का इनहिबिटर है जो कि टैकीकार्डिया को ट्रीट करेगा और ये हमारे पास मस्कुलिनिक ड्रग है। उसके अलावा हाइपरथर्मिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ चुका है तो आप क्या करेंगे, या तो आप इवेपोरेटिव कूलिंग करवा सकते हैं या फिर आप कूलिंग ब्लैंकेट्स यानी कि आप ठंडे तौलिए वगैरह जो हैं वो रख सकते हैं ताकि आपका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो। अच्छा, आप कॉन्ट्रा इंडिकेट इसको किसके, सबसे पहले बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के पेशेंट्स के अंदर आप इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, क्यों, क्योंकि ये आपके पास यूरिनरी रिटेंशन करवाता है। दूसरी चीज़, आप इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हो इन्फेंट्स के अंदर। क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हो, क्योंकि ये आपके पास हाइपरथर्मिया करवाता है। और दूसरा, आप इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हो इन पेशेंट्स विद ग्लाउकोमा। स्पेसिफिकली कौन सा ग्लाउकोमा, क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा, क्योंकि ये खुद भी क्लोज एंगल ग्लाउकोमा इसका एक साइड इफेक्ट है जो ये करवा रहा है, तो ये मजीद उसको एनहांस करवा देगा। थैंक यू सो मच एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अब हम बात करने जा रहे हैं गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स की, क्योंकि एंटी निकोटिनिक्स या निकोटीन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास NN ड्रग्स हैं यानी कि गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स, और एक हमारे पास NM न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं। NM ड्रग्स का एक पूरा एक अलग चैप्टर है जो कि हम बाकायदा तौर पर CNS में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका एक अलग से पूरा लेक्चर होगा। अब हम बात करेंगे गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स की, जिसके अंदर हमारे पास NN ड्रग्स आ जाती हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि फार्माकोलॉजिकल एंटेगनिस्ट हैं, कॉम्पिटिटिव हैं। ठीक है, मतलब कि ये सरमाउंटेबल हैं। अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे एगोनिस्ट की तो हम वापस इनको जो है इसके एक्शन को वापस ला सकते हैं। अगली बात, अब इसके बॉडी के अंदर अगर मैं इफेक्ट्स पढ़ूँ जो एंटी निकोटिनिक से गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं। गैंग्लियन ब्लॉकिंग का मतलब ये है कि इसने सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम प्लस द पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सबको ब्लॉक कर देना। एक बात आ गई। अच्छा, इसके CNS, आई, ब्रोंकाई, हार्ट, GIT, ब्लड वेसल्स, ग्लैंड, मसल स्पेस सब पे सेम इफेक्ट है जो कि हम पीछे एंटी मस्कुलिनिक ड्रग्स के पढ़ गए हैं। सिर्फ जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो एक डिफरेंस आता है कि आपने याद रखना है कि इसके अंदर सेक्सुअल इम्पेयरमेंट आ जाती है, मतलब सेक्सुअल डिसफंक्शन आ जाता है। कैसे आ जाती है, एक तो सबसे पहले आपकी इम्पेयरमेंट ऑफ इरेक्शन। ये किस वजह से होगी, क्योंकि आपके पास
पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ब्लॉकेट हुआ है, और साथ ही इम्पेयरमेंट ऑफ इजैकुलेशन। क्योंकि इसको सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। बस आपने ये बात जो है इसका डिफरेंस याद रखना है, बाकी इनके इफेक्ट्स टोटली सेम है। अब हम बात करेंगे इनके ड्रग्स के बारे में। 3 ड्रग्स हैं, हेक्सामेथोनियम, ट्राइमेथाफान और मीकामाइलामाइन। अच्छा, जो हेक्सामेथोनियम है ना, इसका यूज़ क्या है कि आपने याद रखना है, जो एंटी निकोटिनिक ड्रग्स थी ना, ये सबसे पहली ड्रग्स थी दैट वर बीइंग सक्सेसफुल इन द यूज़ ऑफ द हाइपरटेंशन। लेकिन अब ये क्या हो चुकी हैं, ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। अच्छा, क्यों ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑब्सोलीट इस वजह से हो सकी हैं कि जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं ना गैंग्लियन ब्लॉकेट के, क्योंकि हम इनको हाइपरटेंशन के अंदर यूज़ कर रहे थे, वो इतने ज़्यादा थे क्योंकि आपका सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दोनों ब्लॉक हो जाते हैं। तो उसको एक जो ह्यूमन था या जो एक पेशेंट था वो लॉन्ग पीरियड्स के लिए टॉलरेट नहीं कर पाता था। इस वजह से अब हम ऑब्सोलीट हो चुके हैं, अब हम इनको यूज़ ही नहीं करते हैं हाइपरटेंशन। एक बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अगली जो ड्रग आपके पास आ जाती है वो आती है आपके पास ट्राइमेथाफान। ट्राइमेथाफान की आपने बातें रखनी है, इसको सिर्फ हम आईवी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ओरली एक्टिव भी नहीं है, ठीक है, और इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी भी कम है। एक बात आ गई। अच्छा, इसके जो है ना सिर्फ 2 यूजेस हैं हमारे पास। एक तो हमने इसको मतलब पहले यूज़ होती थी, वॉज यूज्ड, ठीक है, ऑब्सोलीट है अभी भी, हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज़ के अंदर हम इसको यूज़ करते थे, और साथ में हम कंट्रोल्ड हाइपोटेंशन के लिए, कंट्रोल्ड हाइपोटेंशन करवाने के लिए, उसके अंदर नहीं यूज़ होते हैं, कंट्रोल्ड हाइपोटेंशन करवाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ टू प्रोड्यूस। ओके, अगली हमारे पास जो ड्रग आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है मीकामाइलामाइन। मीकामाइलामाइन जो ड्रग है ये हमारे पास लिपिड सॉल्युबल है, इसकी वजह से ये सीएनएस के अंदर हमारे पास एंटर होती है, ठीक है। इसके सिर्फ आजकल हमारे पास 2 ही लाइक यूजेस हैं, ठीक है। एक जो इसका यूज़ है हमारे पास वो तो इसको हमने इन्वेस्टिगेशनल यूज़ फॉर स्मोकिंग सीसेशन, और जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट यूज़ है हमने इसको यूज़ किया फॉर टॉरेट सिंड्रोम। टॉरेट सिंड्रोम के अंदर क्यों यूज़ करें, क्योंकि ये सीएनएस के अंदर एंटर होती है। टॉरेट सिंड्रोम होता क्या है कि टॉरेट सिंड्रोम के अंदर रेपिटेटिव मूवमेंट्स और आप रेपिटेटिव लाइक स्पीच होती है विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, तो ये टॉरेट सिंड्रोम होता है। तो इसकी एम्यूरेशन मतलब इसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए भी हमने मीकामाइलामाइन का इस्तेमाल किया है। अब हम बात करेंगे टॉक्सिसिटी ऑफ द गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स की। और टॉक्सिसिटी में सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि जो सिंपैथेटिक कंट्रोल है वो कम हो जाता है। किसका मतलब, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ब्लॉकेड हुआ, ठीक है, तो वेनस टोन मेंटेन नहीं होगी, ठीक है। जब वेनस टोन मेंटेन नहीं होगी तो वहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो हमारे पास आता है पोस्चुरल हाइपोटेंशन। पोस्चुरल हाइपोटेंशन जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर क्या आएगा हमारे पास, सेक्सुअल डिसफंक्शन। वो आप पहले पढ़ चुके हैं कि या तो उसके अंदर वो इरेक्शन नहीं होती और दूसरा इजैकुलेशन नहीं होती। इसके अलावा मतलब ड्राई माउथ, क्योंकि जितने भी आपके सलाइवेशन डिक्रीमेशन है हर चीज़ कम हो जाएगी। माइड्रेसिस वगैरह हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड विजन, और जेनिटो और जीआईटी ट्रैक्ट की मोटिलिटी कम होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है। अगर इन केस आपको ना समझ आ रहा हो कि आपने क्या लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जितने भी ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं उनका ब्लॉकेड हो गया। मतलब आप लिख सकते हैं कि दैट देयर इज ब्लॉक ऑफ ऑल ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स, ठीक है। आप ये भी टॉक्सिसिटी में लिख सकते हैं। अच्छा, जो एंटी निकोटिनिक की अगली क्लास है ना, निकोटिनिक एनएम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग्स, इसको हम नेक्स्ट इसका कंप्लीट एक लेक्चर होगा इसके बारे में, जिसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि डीपोलराइजिंग और नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स कौन से होते हैं, इनके बारे में सारा पढ़ेंगे। अच्छा, चैप्टर के अंदर एक एंड पे चीज़ हो जाती है कॉलिंग ईस्ट्रेज रीजनरेटर्स ड्रग्स, जिनको हमने ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के अंदर इस्तेमाल किया था। इसके अंदर जो आपके पास आता है वो आता है पैरालीडॉक्साइन, ठीक है। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो आपको सीधी सी बात पता लग जाएगा कि क्या करवाते हैं। ये हमारे पास केमिकल एंटेगनिज्म करवाते हैं ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फेट। क्या करवाते हैं, केमिकल एंटेगनिज्म ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, और इनको हम ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट आप इसका एक याद रख लें कि एक ही साइड इफेक्ट आपके पास इसके अंदर आ सकता है, वो है मसल वीकनेस। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा
कि एक्चुअली ये यूज़ कैसे होता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके पास एक एंजाइम है ना, दैट इज़ द कोलिनेस्टरेज एंजाइम, जो कि एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है, ठीक है। अब उसकी एक एक्टिव साइट होती है, उस एक्टिव साइट पे जाके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का फॉस्फोरस एटम जाके लगता है, और वो फॉस्फोरस जो होता है फिर आगे उस एंजाइम को मतलब इनहिबिट कर देता है, मतलब कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स के तौर पे आ जाता है। अब पैरेलिडॉक्साइम में जो ये ऑक्साइम ग्रुप है ना, ये वाला, इसकी जो एफिनिटी है ना, किसके लिए, फॉस्फोरस के लिए, वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फॉस्फोरस एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करने के बजाय ऑक्साइम के साथ जाकर बाइंड कर जाता है। जब ऑक्साइम के साथ बाइंड कर जाता है तो कोलिनेस्टरेज को कोई जाके छेड़ नहीं सकता, और वो डिस्प्लेस हो जाता है, और जिसकी वजह से कोलिनेस्टरेज रीजनरेट हो जाता है। मतलब वो एक्चुअली एंजाइम इनहिबिट नहीं होता है, क्योंकि पैरेलिडॉक्साइम का जो ऑक्साइम पार्ट है वो फॉस्फोरस को अपने साथ बाइंड कर लेता है। बस ये इसका असल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।